Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with the current affair edition for today. Friends, before we begin, let's talk about preliminary 2024, which is only 74 days away. तो preliminary 2024 is almost here. अब अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 को एम कर रहे हैं तो आइडियली इस समय आपकी एक स्पेशल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए विच शुड फोकस सोली ऑन प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन. अगर आप कोई डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं दैट्स वेरी नाइस, कीप ऑन विद इट. बट इफ यू डोंट हैव एनी स्ट्रेटेजी आई सजेस्ट यू कि आप इन बचे हुए 74 दिन के आखिरी 20 दिन को रिजर्व रखें एक्सक्लूसिवली फॉर रिविजन, और फिर बचे 54 दिनों में फॉर द रिमेनिंग 54 डेज यू शुड डू रिविजन, you should do preparation, and also don't forget this crucial thing, attempting test series, जिसमें included होंगे previous year paper और market में easily available बाकी और test series. I'll personally recommend you vision test series. तो आप इन बचे हुए 54 दिनों को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें. periodically test series भी attempt करते रहें, subject wise preparation करते रहें, और फिर आखिरी 20 दिनों में एक बार फिर से डेडिकेटेड रिवीजन करें और फिर प्रिलिमिनरी 2024 को अटेम्प्ट करें. और अगर आपने अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हैं, इफ यू हैव मेड कंसाइज नोट्स, अब आपको उन नोट्स की वैल्यू का पता चलेगा, क्योंकि अगर आपके नोट्स अच्छे तरीके से बने हैं यू विल बी एबल टू रिवाइज प्रिटी एफिशिएंटली. फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन, फील फ्री टू लीव अ कमेंट, आई विल रिप्लाई बैक. ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड with the current affair edition for today. फ्रेंड्स, ये आज की पहली न्यूज रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट में हुई एक डेवलपमेंट से. इस सीरीज ऑफ इवेंट को पहले हम अपने एडिशंस में कवर भी कर चुके हैं. ये रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि के फाउंडर बाबा रामदेव को दिए गए समन से. जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव को बोला गया था कि वो पर्सनली आकर कोर्ट में प्रेजेंट हों और उनके सवालों के जवाब दें. सो हियर्स द लेटेस्ट अपडेट. तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के केस में चल रही हियरिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूनियन गवर्नमेंट से पूछा है कि जब कोविड पेंडेमिक के दौरान पतंजलि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को ये बोलकर मार्केट किया था कि उनके प्रोडक्ट कोविड का क्योर है, और ये दावा उन्होंने किया था बिना किसी साइंटिफिक या मेडिकल एविडेंस के, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे के कॉन्टेक्स्ट में यूनियन गवर्नमेंट से पूछा है कि आपकी नजरों के सामने गिवन हाउ यू हैव अ रेगुलेटरी रोल, पतंजलि ने ये दावा किया, पर फिर भी डिस्पाइट योर रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने इन दावों पर कोई एक्शन नहीं लिया. सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है कि यूनियन गवर्नमेंट को, जिनका रेगुलेटरी रोल है, उनको ध्यान देना चाहिए था कि कोई भी कंपनी ऐसे अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स ना करे जिन क्लेम से पब्लिक की हेल्थ को रिस्क हो. सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है कि वो कोर्ट में एक एफिडेविट सबमिट करें और बताएं कि उन्होंने पब्लिक को ये इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि पतंजलि के प्रोडक्ट सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, ना कि एक प्राइमरी मेडिकेशन है. प्राइमरी मेडिकेशन जिस तरीके से कोवैक्सिन, कोविशील्ड वगैरह. और कोर्ट कल अपनी हियरिंग के दौरान, जब बाबा रामदेव पर्सनली सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट थे, अपने डिससेटिस्फेक्शन को एक्सप्रेस करते हैं ये बोलकर कि पतंजलि कंपनी ने अपने इन मिसलीडिंग क्लेम्स के कॉन्टेक्स्ट में जो अपॉलॉजी दी है, ये अपॉलॉजी सफिशिएंट और एक्सेप्टेबल नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के बेंच के द्वारा ये एक्सप्रेस किया जाता है कि कोर्ट ने पतंजलि को बहुत पहले भी ये कहा था कि आप पब्लिक में इस तरीके के मिसलीडिंग क्लेम्स ना करें, पर फिर भी पतंजलि ने ऐसा किया है. दे हैव वायलेटेड ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट 1954. अब ये एक्ट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू गेट एन आइडिया कि इंडिया में एक लेजिस्लेशन एग्जिस्ट करता है विच डील्स विद सच केसेस. फ्रेंड्स, ये पूरा इवेंट भी ऑब्जेक्टिवली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से एक बेहद इंपॉर्टेंट केस स्टडी है. आप अपने एथिक्स के आंसर में या फिर एसेज में इस इवेंट को मेंशन कर सकते हैं. दिस विल एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर आंसर कंसिडरेबली. फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बॉडी फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने ई कॉमर्स कंपनीज को बोला है फ्रेंड्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
FSSAI। आई होप आपको इस बॉडी के बारे में पता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ऑपरेट कर रही एक मेजर रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडिया के हर एक फूड प्रोडक्ट को रेगुलेट करती है। तो FSSAI ने इंडिया में ऑपरेट कर रही ई कॉमर्स कंपनीज को बोला है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले फूड प्रोडक्ट्स के केस में ये इंश्योर करें कि वो प्रोडक्ट्स प्रॉपरली लेबल्ड हों। और जो करंट ट्रेंड है, जिस ट्रेंड में अलग अलग डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स, सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट्स, मॉल्ट बेस्ड बेवरेजेस वगैरह, इन सबको बेचा जा रहा है इस लेबल के साथ, जिस लेबल में कंपनीज बोलती हैं कि ये प्रोडक्ट्स हेल्थ ड्रिंक हैं या फिर एनर्जी ड्रिंक्स हैं। तो FSSAI ने ई कॉमर्स कंपनीज को बोला है कि उनके प्लेटफॉर्म्स पर जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका लेबल हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक्स हैं, वो इस हेल्थ ड्रिंक टर्म को यूज ना करें, क्योंकि फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी एक्ट 2006 में ये टर्म हेल्थ ड्रिंक डिफाइंड ही नहीं है। ये टर्म इतनी वास्ट है और वेग है, तो इन ई कॉमर्स कंपनीज को बोला गया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे प्रोडक्ट्स को हटा दें और उनको सही कैटेगरी में प्लेस करें। अगर वो मॉल्ट ड्रिंक है तो उनको मॉल्ट ड्रिंक बोलकर बेचा जाए, अगर वो डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट है तो उनको डेयरी बेस्ड ड्रिंक बोलकर बेचा जाए, अगर उनमें सीरियल्स है तो उनको सीरियल बेस्ड ड्रिंक बोलकर बेचा जाए। पर ये नहीं होना चाहिए कि इन सभी प्रोडक्ट को हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक बोलकर बेचा जाए, क्योंकि ये टर्म बहुत वेग है जो क्लियरली डिफाइंड है ही नहीं। फ्रेंड्स, अब इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI की, जिसकी मिनिस्ट्री है एज वी सेड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका स्टैचू है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये एक लेजिस्लेशन से बनी है जिस लेजिस्लेशन को पार्लियामेंट ने पास किया था। इसका स्टैचू है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2006। और ये एक मेजर रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडिया में बेचे जाने वाले फूड प्रोडक्ट्स के केस में स्टैंडर्ड्स देती है और उनके मैन्युफैक्चर को, उनके स्टोरेज को, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को, उनके सेल को, उनके इंपोर्ट्स को, उनकी अवेलेबिलिटी को वगैरह को रेगुलेट करती है। इट इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ सच फूड्स। फ्रेंड्स, ये बॉडी भी एक ऐसी बॉडी है जिसकी आपको एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। जब इस बॉडी को बनाया गया था उस समय पर इससे रिलेटेड प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी FSSAI पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए इसके चांसेस काफी कम है, बट स्टिल यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस रेगुलेटरी बॉडी। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इजराइल में लेबर शॉर्टेज से डील करने के लिए इंडिया से रिक्रूट किए गए कुछ वर्कर्स जो इजराइल जा रहे हैं और वहां पर काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, इजराइल की गवर्नमेंट इज डीलिंग विद लेबर शॉर्टेजेस। अब ऐसा क्यों है? आई होप यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। इजराइल पैलेस्टीन वॉर की वजह से, इस वॉर के बाद इजराइल ने पैलेस्टीनियन लोगों को इजराइल में काम करने से बैन कर दिया है। उनको डर है कि पैलेस्तीन के ये लोग वहां पर टेरर स्ट्राइक्स ना कर दें, और इस वजह से इजराइल कंट्री इस समय लेबर की शॉर्टेज से जूझ रहा है। तो फ्रेंड्स, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ समय पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बात की थी, मुलाकात की थी, और ये रिक्वेस्ट की थी कि वो इंडियन वर्कर्स को इजराइल में आकर काम करने की अपॉर्चुनिटी दें। हम ऐसा चाहते हैं और हम इंश्योर करेंगे कि जो भी अगर कोई इंडियन इजराइल में आता है वो सेफली काम कर सके। तो अब इसी कॉन्टेक्स्ट में 64 इंडियन वर्कर्स का एक पहला ऐसा बैच इजराइल जा रहा है। ये वर्कर्स रिक्रूटेड हैं हरियाणा स्टेट से और उत्तर प्रदेश स्टेट से, और एक्सपेक्टेड है कि ओवर द कमिंग पीरियड 1,500 ऐसे इंडियंस को इजराइल में रिक्रूट किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरीके की रिक्रूटमेंट कुछ समय पहले रशिया में भी देखी गई थी, हालांकि वो गवर्नमेंट लेवल पर रिक्रूटमेंट नहीं थी, और उस केस में इंडियन वर्कर्स को फोर्सिबली बोला गया था कि वो रशियन आर्मी ज्वाइन कर ले, जिसके बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से हेल्प मांगी थी एंड द हेल्प वाज प्रोवाइडेड। बट ये केस थोड़ा अलग है, इसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं और ये प्रॉमिस किया गया है कि इन वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा। अब ये इवेंट भी प्रिलिमिनरी के पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपकी GS2 प्रिपरेशन में, वाइल स्टडिंग फॉर इंटरनेशनल रिलेशनशिप, आप अपने मेंस के आंसर में इन सब इवेंट्स को यूज कर सकते हैं। दिस विल एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर आंसर कंसिडरेबली।
फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की गई एक माइनर रिपोर्ट से, जिस माइनर रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि साउथ एशिया की इकोनॉमीज, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, ये अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर रहे। इंडिया, जिसके पास इस समय एक ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है एक ऐसी पॉपुलेशन होना जिस पॉपुलेशन में वर्किंग एज ग्रुप काफी ज्यादा है। दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट इफेक्टिवली एंड डायरेक्टली टू अ कंट्रीज ग्रोथ, इन कॉन्ट्रास्ट टू सम यूरोपियन कंट्रीज जहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है, जहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन ओल्ड है। इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है और इसी के कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि सम साउथ एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ये अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर रहे और इस नॉन यूटिलाइजेशन का रीजन है स्लगिश जॉब क्रिएशन। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया में अच्छी जॉब्स क्रिएट हो ही नहीं रही, जिन जॉब्स में ये पॉपुलेशन एंगेज हो सके, एम्प्लॉय हो सके और कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके। द रिपोर्ट सेज दैट कंट्रीज ग्रोथ लैग्ड बिहाइंड द ग्रोथ इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन। फ्रेंड्स, साल 2000 से 2023 के बीच वाले पीरियड में इंडिया की एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एवरेज ग्रोथ लेवल से कम थी और वर्ल्ड बैंक ने रिकमेंड किया है कि इंडिया अगर अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहता है तो उसको अपनी जॉब ग्रोथ को बूस्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए वो क्या कर सकता है? इंडिया ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे इंडियन इकोनॉमी में वुमेन पार्टिसिपेशन और बढ़े। इंडिया अपने ट्रेड ओपननेस को भी बढ़ा सकता है और इंडिया अपनी पॉपुलेशन को एजुकेट करने पर भी काम कर सकता है। नाउ फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक की ये रिकमेंडेशन, व्हाट डू यू थिंक, आर दे वैलिड? इन माय पर्सनल ओपिनियन, इंडिया इन सभी चीजों पर काम कर रहा है। इंडियन इकोनॉमी is pretty open. It has recently concluded many free trade agreements. India has a very healthy FDI sector. और इंडियन गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि वुमेन इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी में पूरे तरीके से पार्टिसिपेट कर सके। नाउ फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट जॉब्स फॉर रेजिलियंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इस न्यूज इवेंट को भी एक जनरल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से ही देखें। Alright, let's move on to this next news. ये नेक्स्ट न्यूज फ्रेंड्स एक मेजर न्यूज इवेंट है। ये रिलेटेड है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। इसका कॉन्टेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के द्वारा तमिलनाडु में दी गई एक स्पीच, जिस स्पीच में प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं, कांग्रेस पार्टी की निंदा करते हैं, ये बोलकर कि कांग्रेस पार्टी ने साल 1974 में इन द ईयर 1974 ड्यूरिंग इंदिरा गांधीज टेन्योर पाक स्ट्रेट में लोकेटेड कच्चा तीवू आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया था। फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर की इस स्टेटमेंट ने काफी बड़ी कंट्रोवर्सी, एक डिबेट को फिर से शुरू कर दिया है। ये कच्चा तीवू आइलैंड कोई नया टॉपिक नहीं है, हम अपने एडिशंस में भी पहले काफी बार इस इवेंट पर बात कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, इस कच्चा तीवू आइलैंड से रिलेटेड एक डिटेल्ड एक्सप्लेनर पीस को हम इस एडिशन के एंड में डिस्कस भी करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अभी एक बार ब्रीफली कच्चा तीवू आइलैंड की बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये कच्चा तीवू आइलैंड लोकेटेड है इंडिया के साउथ में पाक स्ट्रेट में। एज यू कैन सी इन दिस वीडियो, इट इज एन अनइनहैबिटेटेड आइलैंड जिसमें कोई नहीं रहता। इट इज सिचुएटेड बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया, एज यू कैन सी इन दिस मैप। यहां पर इंडिया है और ये श्रीलंका है और ये है पाक स्ट्रेट जहां पर एक कच्चा तीवू आइलैंड लोकेटेड है। फ्रेंड्स, इस आइलैंड को साल 1921 से ब्रिटिश कंट्रोल करते थे एंड इट वाज अ सोर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका अंटिल 1974। 1974 जब इंदिरा गांधी का रूल था। ये एक इंपॉर्टेंट ईयर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस कच्चा तीवू आइलैंड डिस्प्यूट। साल 1974 में इंडिया ने इस आइलैंड पर श्रीलंका की सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज कर लिया। मतलब इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कि दिस कच्चा तीवू आइलैंड बिलोंग्स टू श्रीलंका। फ्रेंड्स, ये आइलैंड, ये इतना छोटा सा आइलैंड डिस्प्यूटेड क्यों है? ये छोटा सा आइलैंड इतना डिस्प्यूटेड इसलिए है क्योंकि ये फिशिंग इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से एक क्रूशियल लोकेशन है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और पुराने ही समय से ये आइलैंड
श्रीलंका के फिशरमैन के लिए और तमिलनाडु के फिशरमैन के लिए एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहा है। पर 1974 के एग्रीमेंट के बाद और उसके बाद 1976 के एग्रीमेंट के बाद यहां पर यह डिसाइड किया गया था कि इस आइलैंड को फिशिंग के लिए यूज नहीं किया जाएगा। अब इस इवेंट पे एज आई सेड देयर इज एन एक्सप्लेनर पीस व्हिच डिस्कसेस एवरीथिंग इन डिटेल। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज भी इसी इवेंट से रिलेटेड है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया कि कांग्रेस ने ईयर 1974 में इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया। अब इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कांग्रेस पार्टी बोलती है कि 2015 में की गई एक आरटीआई के अकॉर्डिंग यूनियन गवर्नमेंट ने एनडीए गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि ये कच्चा तीवू आइलैंड बिलोंग्स टू श्रीलंका। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन गवर्नमेंट इज ब्लेमिंग कांग्रेस फॉर एक्शन टेकन इन द पास्ट? फ्रेंड्स, इस 1974 के एग्रीमेंट ने इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप को काफी सुधार दिया था। हालांकि तमिलनाडु में ये अभी भी एक मेजर मुद्दा है। तमिलनाडु स्टेट में इस कच्चा तीवू आइलैंड को लेकर अभी भी पैशन काफी हाई है। फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच में बोलते हैं एक रिपोर्ट को कोट करते हुए कि जब 1974 में यूनियन गवर्नमेंट ने इस कच्चा तीवू आइलैंड को श्रीलंका को दिया था, तब यूनियन गवर्नमेंट ने अपने इस डिसीजन को, अपने इस प्लान को तमिलनाडु की गवर्नमेंट को भी कम्युनिकेट किया था। उनको भी बताया गया था कि हम इस आइलैंड को श्रीलंका को दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने उस समय कुछ एक्शन नहीं लिया। नाउ फ्रेंड्स, ये इवेंट एक हाईली पॉलिटिकल टॉपिक है और फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट काफी इररिस्पॉन्सिबल है, विच ब्रिंग्स अस टू दिस नेक्स्ट न्यूज इवेंट। फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में फॉर्मर डिप्लोमैट्स बोलते हैं कि अब इस पुराने मुद्दे कि इस 1974 में हुए इंडिया श्रीलंका के एग्रीमेंट पर पब्लिकली इस तरीके से कमेंट करने से रिस्क है कि दिस कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट इंडियाज रिलेशनशिप विद श्रीलंका। नाउ फ्रेंड्स, यू शुड पे अटेंशन कि इंडिया के मालदीव्स के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप एक ऑल टाइम लो पर है। क्या इंडिया डिजर्व कर सकता है कि वो श्रीलंका के साथ भी अपने रिलेशनशिप खराब कर ले, गिवन हाउ चाइना इज वेरी कीन टू सेट इट्स फुट इन दीज एरियाज? और क्या ये जायज है अपने नेबर्स के साथ रिलेशनशिप को खराब करना फॉर सम पेटी पॉलिटिकल गेन्स? ये फॉर्मर डिप्लोमैट्स भी यही बोलते हैं। इन फॉर्मर डिप्लोमैट्स ने बोला है कि इन ओल्ड एग्रीमेंट्स को जो पूरे तरीके से सेटल हो चुके हैं, इनको दोबारा से खोलना नहीं चाहिए। और अगर ऐसा किया जाता है देन इट हैज अ पोटेंशियल दैट इट मे डैमेज इंडियाज क्रेडिबिलिटी एंड द ब्रॉडर आर्किटेक्चर ऑफ एग्रीमेंट्स। मतलब इंडिया इस तरीके से अगर अपने पुराने एग्रीमेंट्स को उठाकर क्रिटिसाइज करे तो बाकी और कंट्रीज, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से इंडिया ने 2015 में इंडिया बांग्लादेश के साथ कॉन्क्लेव्स, लैंड बाउंड्री एनक्लेव्स को सेटल किया था, बांग्लादेश भी अब ऐसा सोच सकता है, नेपाल भी ऐसा सोच सकता है, भूटान भी ऐसा सोच सकता है कि इंडिया अगर अपने ओल्ड एग्रीमेंट्स को ऑनर कर ही नहीं रहा तो हाउ कैन वी ट्रस्ट दिस नेशन? इन फॉर्मर डिप्लोमैट्स का यही कहना है कि इस तरीके से पुराने पूरे तरीके से सेटल हो चुके एग्रीमेंट्स को उठाना नहीं चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है जनरल इलेक्शन से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए टैक्स नोटिस से। तो फ्रेंड्स, इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी को नोटिस दिया है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगभग 3500 करोड़ रुपए के टैक्स पेमेंट्स ड्यू हैं। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये इतना बड़ा स्टेप लेना, इतने बड़े अमाउंट को इस पॉलिटिकल पार्टी से डिमांड करना, वो पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया की सबसे मेजर ऑपोजिशन पार्टी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस स्टेप को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। लोगों का कहना है, क्रिटिक्स का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ये नोटिस आने वाले जनरल इलेक्शंस के लेवल प्लेइंग फील्ड को डिसरप्ट करते हैं। अब एक पॉलिटिकल पार्टीज के अगर आप बैंक अकाउंट फ्रीज कर लें, उनके सारे पैसे ले लें, तो किस तरीके से ही वो इलेक्शन लड़ पाएंगे? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस एक्शन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि वो अब इन जनरल इलेक्शंस होने तक कांग्रेस पार्टी पर कोई भी कोर्सिव स्टेप्स नहीं लेंगे।
इट वोंट टेक एनी कोअर्सिव स्टेप्स। कांग्रेस पार्टी पर जो टैक्स की डिमांड्स हैं वो अब सेटल की जाएंगी आफ्टर द इलेक्शंस आर डन। फ्रेंड्स, इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड अब हम बात करते हैं इस लूजली रिलेटेड टॉपिक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। आई होप आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में अभी तक सब पता है। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक है गिवन हाउ जनरल इलेक्शंस आर ड्यू दिस ईयर। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये लागू होता है जब पोल शेड्यूल को अनाउंस किया जाता है और ये लागू रहता है जब तक पूरा इलेक्शन प्रोसेस कंक्लूड नहीं हो जाता, इलेक्शन के रिजल्ट जारी नहीं हो जाते। इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, इलेक्शन में लड़ रहे कैंडिडेट्स के द्वारा और रूल कर रही गवर्नमेंट्स के द्वारा। इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इन मैटर्स पर बात की जाती है कि ये पार्टीज, कैंडिडेट्स और गवर्नमेंट्स अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में क्या क्या मेंशन कर सकते हैं, किस तरीके की स्पीचेस जायज है, वो अपनी इलेक्शन की रैलीज में क्या कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो एक मेजर फैक्ट है जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बन सकता है वो ये है कि इसका कोई स्टैच्यू नहीं है, इसका कोई स्टैट्यूटरी बेसिस नहीं है। इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बनाया गया है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच की सहमति से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स करता है, उसका कहना है कि अगर हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एक स्टैट्यूटरी बेसिस दे देंगे, इससे रिलेटेड कोई लेजिस्लेशन बना देंगे, तो फिर इलेक्शन के समय में ऐसे हाई चांसेस होंगे कि अलग अलग लोग, पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स कोर्ट में जाकर अपील करेंगे और उससे इलेक्शन प्रोसेस डिसरप्ट हो जाएगा। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है, उसकी पूरी मर्जी है कि वो किसी इवेंट को लेकर एक्शन लेता है या नहीं लेता, विच इज ऑल्सो अ क्रिटिसिज्म ऑफ दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। यहां पर हमने एमसीसी पर ब्रीफ में बात की है, इसकी और डिटेल्स नोट्स में भी प्रेजेंट है और आपकी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक में भी प्रेजेंट है। आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और जनरल इलेक्शन से रिलेटेड सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ लें। इससे रिलेटेड और कौन से टॉपिक्स हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वगैरह। ये सभी डिटेल्स आपकी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक में प्रेजेंट है, प्लीज स्टडी देम। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से। इसका कॉन्टेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बॉडी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS के द्वारा इशू किए नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइंस। तो फ्रेंड्स, इंडियन एयरलाइंस के केस में काफी बार ऐसा होता है कि अगर वेदर ठीक नहीं है या और कोई अगर ग्लिच है और अगर फ्लाइट्स डिले हो गई हैं, तो उस केस में एयरलाइंस क्या करती हैं? अगर एक एयरप्लेन रनवे पर है, उसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं, पर अगर किसी भी रीजन से वो एरोप्लेन टेक ऑफ नहीं हो पा रहा, तो इंडियन एयरलाइंस अब तक काफी केसेस में ये करती हैं कि वो पैसेंजर्स को बोलती हैं कि वो एरोप्लेन में ही बैठे रहें और वेट करें। और ये वेट काफी केसेस में 12 घंटे तक हो जाता है। 12 घंटे तक पैसेंजर्स एरोप्लेन में बैठे रहते हैं। अब ये एयरलाइंस इन पैसेंजर्स को ये क्यों नहीं बोलती कि आप उतर जाइए और आराम से वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाइए? इसका रीजन है कि अगर पैसेंजर्स को एक बार डीप्लेन कर दिया जाता है तो फिर उनको पूरे सिक्योरिटी चेक को दोबारा से करवाना पड़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अराइवल सेक्शन। मतलब ये पैसेंजर्स जो एक बार सिक्योरिटी चेक से गुजर चुके हैं, हु आर ऑलरेडी सीटेड इन द प्लेन, अगर ये एरोप्लेन से एक बार उतर जाते हैं तो प्रोटोकॉल ये है, करंट प्रोटोकॉल ये है कि इन पैसेंजर्स को ट्रीट किया जाएगा कि वो बिल्कुल फ्रेशली एयरपोर्ट में एंटर हुए हैं। दे विल हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द अराइवल सेक्शन। और ऐसा करने से काफी ज्यादा डिलेज हो जाते हैं और एयरलाइंस इन डिलेज से बचने के लिए पैसेंजर्स को बोलती हैं कि आप एरोप्लेन में ही बैठे रहें, एरोप्लेन से ना उतरे। और ये बैठने का टाइम काफी केसेस में 12 घंटे तक हो जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बॉडी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS ने नए प्रोटोकॉल्स को इशू किया है और बोला है कि ऐसे पैसेंजर्स जो किसी भी रीजन से डिप्लेन होते हैं, उनको अब सिक्योरिटी चेक के लिए अराइवल सेक्शन पर नहीं जाना पड़ेगा और बोर्डिंग गेट पर ही, बोर्डिंग गेट मतलब
वो गेट जो लोकेटेड होता है रनवे की एंट्री पर, जिस गेट को पास कर कर लोग एरोप्लेन में एंटर कर सकते हैं। इन पैसेंजर्स का सिक्योरिटी चेक होगा सिर्फ बोर्डिंग गेट पर, और एयरलाइंस को जो डिले होने का खतरा होता है वो अब नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये न्यूज इवेंट भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है वो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, BCAS। एज वी सेड, इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। फ्रेंड्स, BCAS का काम क्या है? ये इंडिया की सिविल एविएशन से रिलेटेड इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड्स ले डाउन करती है, सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स बताती है, ये ड्राइविंग लाइसेंस इशू करती है, परमिट्स इशू करती है, अप्रूवल देती है पायलट्स के केस में, इंजीनियर्स के केस में और सिक्योरिटी पर्सनल्स के केस में। और इंडिया में अगर कोई एविएशन से रिलेटेड एक्सीडेंट्स होते, उन एक्सीडेंट्स को भी ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ही इन्वेस्टिगेट करती है। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से रिलेटेड एक और बॉडी है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये सभी इंस्टीट्यूशंस नोट्स में प्रेजेंट हैं। हालांकि ये इंस्टीट्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल you must have a general awareness about these institutions and you must include these institutions briefly in your notes. फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है केरला और यूनियन गवर्नमेंट के बीच चल रही लिटिगेशन से रिगार्डिंग केरला's डिमांड फॉर फाइनेंशियल डेवल्यूशन टू देयर स्टेट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। केरला का सुप्रीम कोर्ट में कहना है काफी लंबे समय से कि केरला गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के फाइनेंसेस में जितना कंट्रीब्यूट करती है उनको यूनियन गवर्नमेंट से उस कंट्रीब्यूशन के प्रोपोर्शनेटली पैसा नहीं दिया जाता। तो फ्रेंड्स, केरला स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन की है कि उनका एक एनफोर्सेबल राइट है कि वो अपने बोरोइंग लिमिट को रेज कर सकते हैं और उनको यूनियन गवर्नमेंट की मर्जी पर रहने की जरूरत नहीं है कि वो मार्केट से कितना बोरो कर सकें। इस डिमांड को सुप्रीम कोर्ट अब स्टडी करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पिटीशन को एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया है। फ्रेंड्स, कोर्ट में अब ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन इंडियन फेडरलिज्म का एक पार्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फिलहाल जो पावर है कि वो ये डिसाइड कर सकती है कि कौन सा स्टेट कितना पैसे बोरो कर सकता है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को वायलेट करती है? इन क्वेश्चंस को सुप्रीम कोर्ट एनालाइज करेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी टेस्ट किया जाएगा कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पावर, जिस पावर में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्टेट कि कौन सा स्टेट कितने पैसे बोरो कर सकता है, क्या ये पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रोल, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द पब्लिक डेट मैनेजर, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रोल को भी कॉन्फ्लिक्ट करती है? और सुप्रीम कोर्ट के इस 5 जज बेंच के द्वारा ये भी अध्ययन किया जाएगा कि जब फाइनेंस कमीशन कुछ रिकमेंडेशन देता है तो उन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने से पहले क्या ये जरूरी होना चाहिए कि स्टेट्स के साथ भी एक मैंडेटरी कंसल्टेशन की जाए? अब फ्रेंड्स, इस इवेंट में जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं वील कीप फॉलोइंग दैट। ये न्यूज इवेंट इंडिया के फाइनेंशियल डेवल्यूशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, केरला स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में यूनियन गवर्नमेंट को लेकर ये एलिगेशन की है कि यूनियन गवर्नमेंट ने केरला गवर्नमेंट पर आर्बिट्ररी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि केरला गवर्नमेंट कितने पैसे को बोरो कर सकता है। फ्रेंड्स, इस इवेंट में जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं वील कीप फॉलोइंग देम। अब इस इवेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच के बोरोइंग पावर्स की, कि सेंटर की क्या बोरोइंग पावर्स हैं और स्टेट की क्या बोरोइंग पावर्स हैं। तो फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेंटर और स्टेट दोनों को ही पावर दी गई है कि वो मार्केट से पैसा बोरो कर सकते हैं अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए या अपने खर्चे को पूरा करने के लिए। पर कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट दोनों बराबरी पर नहीं है, बोथ आर नॉट ऑन इक्वल फुटिंग। फ्रेंड्स, सेंटर के केस में यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के केस में सेंटर के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है कि यूनियन गवर्नमेंट इंडिया से भी पैसा ले सकती है और इंडिया से बाहर से भी पैसा ले सकती है, पर वो कितना पैसा ले सकती है ये लिमिटेड है टू व्हाट इज सेट बाय द पार्लियामेंट थ्रू लॉ। अब स्टेट गवर्नमेंट की बोरोइंग के केस में कि स्टेट गवर्नमेंट मार्केट से कितना पैसा बोरो कर सकती हैं, उसके केस में स्टेट गवर्नमेंट की पावर फ्रेंड्स बहुत लिमिटेड है व्हेन कंपेयर्ड टू यूनियन गवर्नमेंट्स पावर। स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो मनी ओनली फ्रॉम इंडिया एंड नॉट एट ऑल फ्रॉम आउटसाइड।
और इंडिया में भी बोरो करने के लिए स्टेट्स के ऊपर एक लिमिटेशन है कि अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट से पैसा लिया हुआ है या फिर पब्लिक से पैसा लिया हुआ है, जो कि होता है मेजॉरिटी केसेस में, तो उस स्टेट को इंडिया से पैसा बोरो करते समय भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंसेंट लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा कि देखिए, हम पर आपका उधार है, वो हम चुका देंगे, पर हम डोमेस्टिकली और पैसा रेज कर रहे हैं, क्या आप हमें अनुमति देते हैं? अगर यूनियन गवर्नमेंट उस स्टेट को परमिशन देती है, तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो मनी डोमेस्टिकली if the union government says no, which is the case with Kerala government and which has been petitioned in the Supreme Court, तो फिर वो स्टेट पैसे बोरो नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड जो एक और मेजर टॉपिक वो है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे, आप फाइनेंस कमीशन के बारे में अपनी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक से पढ़ लें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया, चाइना एंड अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने अपनी एक रीसेंट स्पीच में बोला है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का एक अटूट हिस्सा है और रहेगा। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट है चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 30 प्लेसेस को रीनेम कर देना, जिस एक्सरसाइज में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 30 रीजन्स को साउथ तिब्बत रीनेम कर दिया है। फ्रेंड्स, चाइना पहले भी ऐसा कर चुकी है और हर बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने चाइना के इस एक्शन को डिस्प्यूट भी किया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते हैं कि इस तरीके से चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश की इन जगहों के नाम चेंज कर देने से कुछ भी रियलिटी चेंज नहीं होती। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का स्टेट है और वहां पर इंडियन आर्मी भी डिप्लॉयड है। फ्रेंड्स, इंडिया और चाइना के प्रेजेंट डायनामिक में अरुणाचल प्रदेश फिलहाल एक मेजर मुद्दा है। आप इस रियलिटी को समझें और इससे रिलेटेड अगर मेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो चाइना के बारे में लिखते समय अरुणाचल प्रदेश को और चाइना के इस रीनेमिंग एक्सरसाइज को जरूर मेंशन करें। इट विल एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स एंड गेट यू मोर मार्क्स। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, आने वाले जनरल इलेक्शन से और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से। तो फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिए हैं कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हर साल पीरियोडिकली इंडिया के टोल रेट्स को रिवाइज करती है, वो इन टोल रेट्स को अभी ना बढ़ाए और वेट करे जब तक ये आने वाले जनरल इलेक्शंस कंक्लूड नहीं हो जाते। फ्रेंड्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर साल ऑन एन एवरेज 5% टोल रेट्स बढ़ाती है। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है जियोग्राफी से, आने वाली समर सीजन से और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आने वाले समर के कॉन्टेक्स्ट में दी गई वार्निंग से। तो फ्रेंड्स, इंडिया की प्रीमियर मेट्रोलॉजिकल बॉडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला है, उन्होंने एक वार्निंग इशू की कि आने वाले समर मंथ में अप्रैल और मई के महीने में मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में हीट वेव की कंडीशंस रहेंगी और ये हीट वेव्स नॉर्मल से ज्यादा होंगी। दे विल बी अबव नॉर्मल। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हीट वेव होती क्या है, हीट वेव की डेफिनेशन क्या है। आप इस सिंपल डेफिनेशन को समझ लें, हो सकता है कि ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज प्रिलिमिनरी में टेस्ट की जाए। तो फ्रेंड्स, हीट वेव्स वो दिन होते हैं, हीट वेव इज अ कंडीशन जब किसी भी दिन टेम्परेचर अपने नॉर्मल टेम्परेचर से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो, या फिर दूसरी कंडीशन, अगर टेम्परेचर 2 लगातार दिनों तक 45 डिग्री से ज्यादा हो, तो कहा जा सकता है कि देयर इज अ हीट वेव। मतलब हीट वेव हैज 2 कंडीशंस, या तो किसी दिन का टेम्परेचर अपने नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो, या फिर 2 दिनों के लिए लगातार टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, तो कहा जा सकता है देयर इज हीट वेव इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब फ्रेंड्स, ये हीट वेव इस साल इतना सीवियर क्यों होने वाला है? इसका रीजन है एल नीनो, जो पिछले साल प्रेजेंट था और इस साल अभी तक प्रेजेंट है। और इसी से रिलेटेड अब हम बात करते हैं
एल नीनियो की कि ये एल नीनियो फिनोमिना क्या है। तो फ्रेंड्स, ये एल नीनियो फिनोमिना एग्जिस्ट करता है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में। ये पैसिफिक ओशन है, दिस इज द पैसिफिक ओशन, दिस साइड इट्स साउथ अमेरिका एंड दिस साइड इट्स द एशियन कॉन्टिनेंट। तो फ्रेंड्स, जब इस इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में सी सरफेस टेम्परेचर आधे डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए या फिर आधे डिग्री के ही मार्जिन से कम हो जाए तो उसको बोला जाता है बढ़ने के केस में एल नीनियो और घटने के केस में ला नीनिया। फ्रेंड्स, नॉर्मल कंडीशंस में इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तब वेस्ट पैसिफिक, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज वेस्ट पैसिफिक एंड दिस इज ईस्ट पैसिफिक। तो ये वेस्ट पैसिफिक के केस में दिस साइड इट्स वार्म कंपेयर्ड टू द ईस्टर्न बेसिन, कंपेयर्ड टू द साउथ अमेरिकन रीजन। पर एल नीनियो के केस में जब एल नीनियो होता है, एज यू कैन सी इन दिस सेकेंड डायग्राम, ये गर्म रीजन सी सरफेस टेम्परेचर की जो ये गर्मी होती है ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन से शिफ्ट होकर ईस्टर्न पैसिफिक साइड में चली जाती है, जिस वजह से पूरे ग्लोबल वेदर पैटर्न्स डिसरप्ट हो जाते हैं। और इसका इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया में भी होता है और इंडिया में भी होता है। फ्रेंड्स, एल नीनियो ज्योग्राफी का एक मेजर कंसेप्ट है। आई एम अज्यूमिंग कि आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता है। अगर आपको नहीं पता तो एल नीनियो के बारे में अपने ज्योग्राफी सोर्सेस से एक बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये साल और पिछला साल भी एल नीनियो ईयर था। पिछले साल एल नीनियो पर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। हाँ, उससे पहले प्रिलिमिनरी में एल नीनियो पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हो सकता है एक बार फिर से पूछ लिया जाए। इसलिए आप एल नीनियो को अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। तो फ्रेंड्स, इंडिया की डिफेंस हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं 21,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इंडिया ने डोमेस्टिकली बने डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट किया है और वो एक्सपोर्ट अमाउंट 21,000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। और फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये एक मेजर अचीवमेंट है। इंडिया जो अभी भी और पहले भी डिफेंस इक्विपमेंट्स के केस में और बाकी कंट्रीज पे जिस तरीके से फ्रांस पर, इजराइल पर, यूनाइटेड स्टेट्स पर ओवरवेलमिंगली डिपेंडेंट है, उसने ये ठाना था कि वो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को इंडिजनाइज करेगा और खुद डिफेंस इक्विपमेंट्स को बाकी और कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, पिछले 10 सालों में इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव ग्रोन बाय 31 टाइम्स। फ्रेंड्स, ये न्यूज रिलेटेड है इंडिया की ज्योग्राफी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है केरला स्टेट में चल रही एक सूखी सिचुएशन, चल रही एक ड्रॉट सिचुएशन। तो फ्रेंड्स, केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में जहां पर कार्डमम उगाया जाता है वहां पर एक ऑनगोइंग ड्रॉट सिचुएशन है और फार्मर्स का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है इन रीसेंट हिस्ट्री कि उनके इस रीजन में ऐसे सूखे जैसी सिचुएशन हो। और फार्मर्स का डर है कि ये सूखी जैसी सिचुएशन अगर अगले 2 और हफ्तों के लिए रहती है तो उनकी पूरी कार्डमम क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि कार्डमम क्रॉप को सस्टेन करने के लिए जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो भी पूरे तरीके से रन आउट हो चुकी है और बरसात इस रीजन में हो नहीं रही। अब इस इवेंट में भी जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं वील कीप फॉलोइंग इट। पर इस इवेंट से रिलेटेड जो एक मेजर टॉपिक है वो है कार्डमम क्रॉप। तो फ्रेंड्स, कार्डमम क्रॉप की सभी डिटेल्स कि उसकी क्या क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको कितनी रेनफॉल की ज़रूरत है, उससे रिलेटेड और क्या स्पेशल कंडीशंस हैं, ये सभी डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है। अभी हम केवल बात करेंगे इंडिया के टॉप कार्डमम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की। तो फ्रेंड्स, इंडिया के जितना भी कार्डमम प्रोडक्शन होता है वो होता है मेजॉरिटी केरला में। इन द केरला स्टेट, केरला प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडियाज कार्डमम। और इसी से रिलेटेड आपको कार्डमम हिल्स के बारे में भी पता होना चाहिए जो लोकेटेड है केरला में। ये डिटेल्स भी नोट्स में प्रेजेंट है। फिलहाल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। केरला के बाद जो सेकेंड मेजर प्रोड्यूसर है वो है केरला से काफी दूर नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड सिक्किम स्टेट। सिक्किम के बाद है अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद छोटे छोटे स्टेट्स में छोटी छोटी कार्डमम की प्रोडक्शन होती है। तो इंडिया के जो 3 मेजर कार्डमम प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं वो हैं केरला, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। यू शुड नो दिस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट।
फ्रेंड्स ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है भारत रत्न से। तो फ्रेंड्स इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 4 रेसिपिएंट्स को भारत रत्न दिया है। वो 4 रेसिपिएंट्स हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह, फॉर्मर बिहार के चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर जिनका भी कुछ समय पहले ही निधन हुआ था, और ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इन सभी भारत रत्न अवार्ड्स को पोस्ट ह्यूमसली दिया गया है। ऑल दीज अवार्ड्स हैव बीन प्रेजेंटेड पोस्ट ह्यूमसली। तो अब इस इवेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं भारत रत्न की। हालांकि अपने एडिशंस में हम पहले काफी बार भारत रत्न की बात कर चुके हैं। भारत रत्न से रिलेटेड तो प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, जब पूछा गया था कि क्या भारत रत्न को एज अ टाइटल यूज किया जा सकता है, जिसका आंसर है नहीं। तो भारत रत्न की ब्रीफ में बात करते हैं। भारत रत्न की डिटेल में इंफॉर्मेशन नोट्स में प्रेजेंट है, विच यू कैन एक्सेस यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। आई एम श्योर यू नो दिस बाय नाउ। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1954 में ड्यूरिंग जवाहरलाल नेहरूज टेन्योर, और ये दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल सर्विस इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। भारत रत्न के रीसेंट अवार्डीज की बात करें तो वो हैं 2015 में ये अवार्ड दिया गया था मदन मोहन मालवीय को और अटल बिहारी वाजपेयी को। 2019 में भारत रत्न दिया गया था प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को और नानाजी देशमुख को। और 2024 में अब ये अवार्ड दिया गया है एज वी सेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह को, ग्रीन रेवोल्यूशन के पायनीर एम.एस. स्वामीनाथन को, एल.के. एडवाणी को और कर्पूरी ठाकुर को, जो बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। फ्रेंड्स भारत रत्न के बारे में भी आप पढ़ लें, समझ लें, और भारत रत्न के साथ साथ इंडिया के बाकी और सिविलियन अवार्ड्स पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनके बारे में भी पढ़ लें। फ्रेंड्स ये आज का एक्सप्लेनर पीस है। इसका कॉन्टेक्स्ट है चल रहा कच्चातीवू आइलैंड का डिस्प्यूट, which has again been in the news after Prime Minister made a statement that कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1974 में इस आइलैंड को श्रीलंका को देकर तमिलनाडु के साथ और इंडिया के साथ एक इनजस्टिस किया है। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को अपनी एक स्पीच में इस आइलैंड को मेंशन किया और बोला कि कांग्रेस ने इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया बिना सोचे समझे, विच वॉज एन इनजस्टिस टू इंडिया एंड तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि ये आइलैंड श्रीलंका का हिस्सा कब बना। When did this कच्चातीवू आइलैंड became a part of श्रीलंका? फ्रेंड्स हम इसकी ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एक बार फिर से करते हैं। ईयर 1974 में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के बीच एक एग्रीमेंट को साइन किया गया था, जिस एग्रीमेंट में इंडिया और श्रीलंका के बीच की बाउंड्री को डिमार्केट किया गया था। ये डिमार्केशन हुआ था कि इंडिया की बाउंड्री कहां तक है और श्रीलंका की बाउंड्री कहां तक है। ये डिमार्केशन हुआ था पार्क स्ट्रेट से लेकर एडम्स ब्रिज के बीच के एरिया में, और इस बाउंड्री में इंडिया की बाउंड्री को एस्टैब्लिश किया गया था कच्चातीवू आइलैंड के 1 माइल वेस्ट में। यानी कि इस बनाई गई बाउंड्री में इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया गया था। और 1974 के इस एग्रीमेंट के बाद दिस थिंग वाज डन एंड डस्टेड कि कच्चातीवू आइलैंड बिलोंग्स टू श्रीलंका, और कच्चातीवू आइलैंड के 1 माइल वेस्ट से जो एरिया स्टार्ट होता है वो एरिया इंडिया की टेरिटरी है। उस एरिया के ईस्ट में जो भी रीजन है वो है श्रीलंका, और इसी रीजन में ये कच्चातीवू आइलैंड भी लोकेटेड है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि इस कच्चातीवू आइलैंड से रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्यों है, क्यों ये छोटा सा रीजन इतना इंपॉर्टेंट है कि तमिलनाडु में इससे रिलेटेड डिस्प्यूट अभी तक शांत हुआ ही नहीं है। फ्रेंड्स ये आइलैंड फिशिंग कम्युनिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका की फिशिंग कम्युनिटी के लिए भी और इंडिया की फिशिंग कम्युनिटी के लिए भी। 1974 में हुए एग्रीमेंट में इस चीज को एक्नॉलेज भी किया गया था कि इस आइलैंड को फिशिंग के लिए यूज किया जाता है। पर फिर क्योंकि ये इंश्योर करने के लिए कि फिशिंग कम्युनिटीज के बीच होने वाला डिस्प्यूट इस आइलैंड को लेकर ये रुक जाए, 1976 में आफ्टर 2 इयर्स इस एग्रीमेंट में ये और क्लैरिफाई किया गया कि इंडिया और श्रीलंका दोनों ही कंट्रीज से कोई भी फिशिंग वेसल या कोई भी फिशरमैन इस रीजन में फिशिंग नहीं करेगा, और अगर ऐसा किया जाता है
यहाँ पर कोई फिशिंग करनी है तो उसके लिए इंडिया से या श्रीलंका से लिखित में एक्सप्लिसिट परमिशन लेनी पड़ेगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि 1974 में इंडिया और श्रीलंका के बीच इस आइलैंड को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट की हिस्ट्री क्या है। फ्रेंड्स 1974 से पहले श्रीलंका का कहना था कि उनकी इस आइलैंड पर सोवरेनिटी है, क्योंकि 1505 से लेकर 1658 के बीच यहाँ पर पोर्टुगीज का रूल था। इंडिया का कहना था कि ये आइलैंड, दिस कच्चातीवू आइलैंड वॉज प्रॉपर्टी ऑफ राजा ऑफ रामनाथपुरम। राजा ऑफ रामनाथपुरम का कहना था कि वो इस कच्चातीवू आइलैंड से टैक्सेस कलेक्ट करते थे 1947 तक। जब 1947 में जमींदारी अबोलिशन एक्ट को पास किया गया था, तब इस आइलैंड के कंट्रोल को राजा रामनाथपुरम से ले लिया गया था बाय द स्टेट गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, लोकसभा की डिबेट्स में भी 1974 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर स्वरण सिंह, उन्होंने कहा था कि इंडिया का डिसीजन, जिस डिसीजन में इंडिया ने कच्चातीवू आइलैंड की सोवरेनिटी को श्रीलंका को दे दिया था, ये डिसीजन लिया गया है एक काफी गहरी रिसर्च करने के बाद। इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे तरीके से रिसर्च करी, सभी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कंसिडर किया और फिर ये डिसीजन लिया कि इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये श्रीलंका की ही प्रॉपर्टी है। फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन कि इस आइलैंड पर किसकी सोवरेनिटी है, इसको 1974 में पूरे तरीके से कंक्लूड कर दिया गया था। पर 1974 में जब ये एग्रीमेंट हुआ था, पार्लियामेंट में जब इस बिल को पास किया गया था, उस टाइम ये डिसीजन काफी कंट्रोवर्शियल था। उस टाइम जुलाई 1974 में जब इससे रिलेटेड डिस्कशन हुई थी पार्लियामेंट में, तब पार्लियामेंट की सभी मेजर ऑपोजिशन पार्टीज ने पार्लियामेंट से वॉकआउट कर दिया था, जिसमें इंक्लूडेड डीएमके, एआईएडीएमके, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी भी थी। दे ऑल वॉकड आउट ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब 1974 में गवर्नमेंट का तो कहना था कि इस आइलैंड की सोवरेनिटी को श्रीलंका को दे दिया जाए, पर इंडिया की मेजर ऑपोजिशन पार्टी, उनका कहना था कि इंडियन गवर्नमेंट का ये डिसीजन गलत है, वी डू नॉट सपोर्ट इट एंड वी आर वॉकिंग आउट। अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय जनसंघ पार्टी में थे, उनका कहना था कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन जब इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया गया है, दिस डिसीजन हैज बीन मेड बिहाइंड द बैक ऑफ द पीपल एंड द पार्लियामेंट। अब फ्रेंड्स एक बार फिर से ये कच्चातीवू आइलैंड का इशू न्यूज में क्यों है, तो फ्रेंड्स 1974 में जब इस एग्रीमेंट को साइन किया गया और 1976 में जब इस एग्रीमेंट को सप्लीमेंट किया गया कि यहां पर फिशिंग नहीं की जाएगी, उसके बाद अगले 15 साल तक ये इशू शांत था, इस पर कोई बात नहीं हुई। पर फिर अगस्त 1991 में तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता ने डिमांड की कि इस कच्चातीवू आइलैंड को इंडिया को वापस लेना चाहिए श्रीलंका से। तो एक बार फिर से इस कच्चातीवू आइलैंड पर डिस्कशन और डिबेट स्टार्ट हो गई। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते कि यूनियन गवर्नमेंट का इस आइलैंड को लेकर क्या स्टैंस है। तो फ्रेंड्स अगस्त 2013 में, जो कि एक मेजर इवेंट है, यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया, बोला कि इंडिया कच्चातीवू आइलैंड को श्रीलंका से वापस ले। इसका कोई सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है कि इंडिया ने अपनी किसी टेरिटरी को श्रीलंका को दिया हो। दिस इज अ पैसिव वे ऑफ सेइंग कि कच्चातीवू आइलैंड श्रीलंका की ही प्रॉपर्टी थी, और जो प्रॉपर्टी श्रीलंका की ही थी वो इंडिया क्यों श्रीलंका से वापस ले। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में बोला अगस्त 2013 में कि ये कच्चातीवू आइलैंड एक डिस्प्यूट का मुद्दा था ब्रिटिश इंडिया के बीच और श्रीलंका के बीच, और 1974 और 1976 में जो बाउंड्री कंक्लूड की गई, जो एग्रीमेंट किए गए, उसने इस मुद्दे को वंस एंड फॉर ऑल कंक्लूड कर दिया। फ्रेंड्स फिर दिसंबर 2022 में भी यूनियन गवर्नमेंट ने एक बार दोबारा से ऐसी ही बात दोहराई, जब यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि ये कच्चातीवू आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है, मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री की श्रीलंका की तरफ ये कच्चातीवू आइलैंड लाए करता है। तो फ्रेंड्स यूनियन गवर्नमेंट का स्टांस पूरे तरीके से क्लियर है कि ये कच्चातीवू आइलैंड डिस्प्यूटेड नहीं है, ये श्रीलंका की प्रॉपर्टी है एंड दिस हैज बीन कंप्लीटली सेटल्ड। अब फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का अपनी स्पीच में इस मुद्दे को उठाना, यू कैन इमेजिन इट्स एन इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट
क्योंकि श्रीलंका में प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को लेकर जरूर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी और वो कंट्रोवर्सी इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप को डैमेज कर सकती है। फ्रेंड्स, आई होप इस एक्सप्लेनर पीस से आपको कच्चातीवो आइलैंड के बैकग्राउंड की एक क्लैरिटी मिल गई होगी। फ्रेंड्स, ये आज का दूसरा एक्सप्लेनर पीस है। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई वार्निंग कि नॉर्थ इंडिया में आने वाले इस समर में इंटेंस हीट वेव होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया है कि आने वाले समर में जो हीट वेव्स होंगी दे विल बी अबव एवरेज फॉर इंडिया एंड इट विल अफेक्ट सदर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और इस पीस में बोला जाता है कि जब हीट वेव्स इतनी हाई होंगी, इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी उसी के प्रोपोर्शनेट में हाई होगी, क्योंकि लोगों की कूलिंग डिमांड बढ़ेगी, लोग एसीज यूज करेंगे, कूलर्स यूज करेंगे, फैंस यूज करेंगे, तो एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। पर इस डिमांड के साथ साथ एक जो मेजर फैक्ट है कि इंडिया के रिसेंट समय में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की आउटपुट काफी कम हो गई है, और क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट कम है पर लोगों की डिमांड बढ़ेगी, तो इंडिया अपनी इस डिमांड को पूरा करने के लिए कोल एनर्जी पर डिपेंड करेगी फॉर पावर जनरेशन। अब बात करते हैं आईएमडी के इस फॉरकास्ट की। तो फ्रेंड्स, आईएमडी ने फॉरकास्ट किया है कि आने वाले इस समर में मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों एवरेज लेवल से ज्यादा होंगे। फ्रेंड्स, इसका रीजन क्या है? वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट इट, एल नीनो। तो फ्रेंड्स, एल नीनो जिससे इंडिया में रेनफॉल वीकन होती है और इंडिया पर हीट बढ़ती है। ये एल नीनो इस साल की शुरुआत से कम हुआ है। इट इज वीकनिंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। पर फिर भी ये एल नीनो कंडीशन परसिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में सी सरफेस टेम्परेचर अभी भी ज्यादा है। और ये ही रीजन है कि इंडिया में इस साल हीट वेव इंटेंस होने वाली है। फ्रेंड्स, इस साल की जनवरी पिछले 175 सालों में वार्मेस्ट थी और इसका एक रीजन क्लाइमेट चेंज भी है। फ्रेंड्स, एल नीनो जो धीरे धीरे कम होगा वो ऑलरेडी वीकन हो रहा है, और कुछ साइंटिफिक मॉडल्स का तो ये प्रेडिक्शन भी है कि इस एल नीनो इवेंट के बाद ला नीना इवेंट भी बन सकता है, जिससे मॉनसून रेन्स बढ़ जाएंगी अक्रॉस द एंटायर साउथ एशिया। तो फ्रेंड्स, इस इवेंट से रिलेटेड आप एल नीनो के बारे में पढ़ लें और ला नीना के बारे में पढ़ लें। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हीट वेव की, दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हीट वेव। तो फ्रेंड्स, जब प्लेन्स रीजन में टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा होता है और हिली रीजन्स में जब टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा होता है, और ये टेम्परेचर जब 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री के बीच में अपने नॉर्मल से ज्यादा हो, तब उस कंडीशन को हीट वेव बोला जाता है। इंडिया में हीट वेव जनरली होती हैं मार्च और जून के बीच, और ये सबसे ज्यादा होती हैं देयर पीक अकरेंसेस हैपन इन द मंथ ऑफ मे। फ्रेंड्स, रिसेंट पीरियड में एक ट्रेंड है कि हीट वेव्स काफी बढ़ रही हैं। तो इन हीट वेव्स के बढ़ने का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस वर्ल्ड वाइड ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग हीट वेव्स? तो फ्रेंड्स, PLOS जो कि क्लाइमेट का एक रिप्यूटेड जर्नल है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें ये बोला गया है कि ग्लोबल लेवल पर हीट वेव्स के जो रिसेंट इवेंट देखे जा रहे हैं, इसका रीजन है क्लाइमेट चेंज। फ्रेंड्स, नाउ यू शुड नो कि जनरल इलेक्शंस भी शुरू होंगे अप्रैल 19 से और चलेंगे 1 जून तक, विच विल बी कोइंसाइडिंग विद पीक समर सीजन। और इस समर सीजन में लोग जब अपने घरों से निकलकर वोटिंग बूथ में जाएंगे और वोट करेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी को इशू किया है और लोगों को बोला है कि वो जब वोट देने जाएं वो अपने साथ एक वाटर बॉटल को कैरी करें और अपने आप को डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्ट करें यूजिंग इक्विपमेंट्स सच एज अम्ब्रेलास। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट एडिशन, गुड बाय। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट एडिशन के रिलीज होने से पहले अभी 1-2 दिन में एक रिवीजन एडिशन को सेपरेटली चैनल पर रिलीज किया जाएगा, विच विल इंक्लूड all the past year's topic related to polity and governance for your preliminary 2024 preparation. Do check it out.